Hello everyone. So this is lecture 3 of some basic concepts of chemistry, also known as mole concept, और ये एक हमारा पावर पैक लेक्चर होने वाला है। तो आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 2 में दिया गया हुआ होमवर्क काफ़ी अच्छा लगा, कई सारे बच्चों ने रिस्पांस दिया, बट तब भी नेवरथलेस अगर मैं ये देख रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं और कितने लोग हैं जो कि होमवर्क अपना सबमिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिन लोगों ने अभी तक के अपना होमवर्क नहीं दिया हुआ है वो भी सबमिट करेंगे। तो आइए हम सवाल देखते हैं। ये जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये कुछ बच्चों के दिए हुए ही जो उन्होंने व्हाट्सएप किया है वही सोल्यूशन है। तो कुछ एक दो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर एज एन इलस्ट्रेशन लिए हैं। तो ये देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, होमवर्क था, हमें क्या दे रखा था कि 3 ऑक्साइड्स थी नाइट्रोजन की, जिसमें कि आपके एक में 63.6% नाइट्रोजन था बाई मास, एक में 46.7% था नाइट्रोजन बाई मास, एक में 30.4% था नाइट्रोजन बाई मास। फिर पूछा गया था शो दैट दीज फिगर्स इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये जैसे इन बच्ची ने किया हुआ है, आप देखिए फर्स्ट कंपाउंड में नाइट्रोजन इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस इतना। ठीक, सेकंड कंपाउंड में नाइट्रोजन इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस इतना। थर्ड कंपाउंड में नाइट्रोजन इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस इतना। तो ये दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक, तो ये देखिए कि पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन ईच पार्ट ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखना चाहिए था, इनको नाइट्रोजन लिखना चाहिए था के कितना है। तो ये देखिए कि 36.4 बाई पार्ट्स तो 63.6 के लिए है। तो अब अगर हम ये कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है और ईच पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, इन्होंने क्योंकि डिवाइड किया है 63.6 से, तो हाँ, ऑन ईच पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये बिल्कुल सही है कि 1 ग्राम के लिए या 1 पार्ट के लिए कितना ऑक्सीजन होगा, 36.4 डिवाइडेड बाई 63.6, तो ये कितना हो जाएगा, 0.57। फिर हम सेकेंड कंपाउंड के लिए देखें तो आप ये देखिए कि 46.7 पार्ट जो है वो 53.3 से कंबाइन कर रहे हैं। तो एक पार्ट कितने से कंबाइन करेगा, 53.3 डिवाइडेड बाई 46.7, वो कितना आ गया हमारा, 1.41। फिर थर्ड के लिए ये देखिए कि फिर से जो डेटा दे रखा था वो ये था कि 30.4% या 30.4 पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं 69.6 से। तो एक के साथ कितना करेगा, 69.6 अपॉन 30, ये 2.29 हो गया। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया कि नाइट्रोजन हर तरफ 1 1 1 आ गया, तो नाइट्रोजन को मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स, नाइट्रोजन इज फिक्स फॉर मी, और वेरिएबल क्या है, ऑक्सीजन। तो the variable mass of oxygen which combines with fixed mass of nitrogen, it bears a simple whole number ratio। तो क्या वो आ रहा है रेशियो, आइए देखते हैं। 0.57 is to 1.41 is to 2.29। अब जब आप 0.57 से डिवाइड करेंगे तो आसान आ जाएंगी चीज़ें। 1 is to 2 is to 4, it bears a simple whole number ratio। it bears a simple whole number ratio। तो जी हाँ, it illustrates law of multiple proportion। एक बच्चे ने दूसरे मेथड से भी किया है। वो दूसरा मेथड क्या किया हुआ है कि उन्होंने उल्टा किया है, उन्होंने फिक्स जो कर दिया है। ये देखिए एक दूसरे स्टूडेंट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन भेजे लोगों ने व्हाट्सएप पे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ, आई एम होपफुल एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि अब आज की क्लास में जो होमवर्क मिलेगा या इवन पुराना भी जो होमवर्क है वो प्लीज़ आप भेजें, आदत डालें। डिसिप्लिन के बिना हम कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। डिसिप्लिन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफस्टाइल। वो हमें कल्मिनेट करना पड़ेगा, इंकलकेट करना पड़ेगा अपने अंदर, कि जो है
हम डिसिप्लिन वे में रहें, हर चीज़ को ज़रा टाइम पे करें, कोशिश करें तभी, क्योंकि इस मोड में आप पढ़ाई कर रहे हैं कि वीडियो है, अरे देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अभी डाउनलोड कर ले रहे हैं, थोड़ा सा अभी देख लिया, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। घर पे देखते हैं बहुत कन्वीनियंट है, अरे अभी मेरा 3 GB डाटा ख़त्म हो गया जियो का, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, अभी नेट स्पीड सही नहीं आ रही। ठीक, जब काम करना है तो करना है, ये अपनी आदत डालेंगे तो यही सक्सेसफुल लोगों की हैबिट रहती है। ठीक, अब ये देखिए इन्होंने दूसरे मेथड से किया, इन्होंने ऑक्सीजन को फिक्स किया है, तो वेरिएबल मास इन्होंने नाइट्रोजन का लिया हुआ है, ऑक्सीजन को इन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो अब जब आप ये रेशियो निकालेंगे तो जो आपके रेशियो है तब भी जो आ रहा है वो वही आ रहा है, 4:2:1। तो किसी को भी लेके हम कर सकते हैं। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे लोगों ने। क्वेश्चन ये पूछा कि सर इसका, कुछ बच्चों के सवाल आए हुए थे व्हाट्सएप पे कि सर ये फ़ायदा क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कि फ़ायदा क्या है सर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का फ़ायदा क्या है। देखिए फ़ायदा ये है कि अगर हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स किया और ऑक्सीजन के मास को वेरिएबल लिया, ठीक, और उनका जब रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आया, तो उस समय जब ये लॉ दिया गया तो साइंटिस्ट को हेल्प मिली कि जो ऑक्सीजन एटम्स हैं जो कि अगर फिक्स नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इफ़ दे आर बियरिंग अ सिंपल होल नंबर रेशियो, तो उससे ये हेल्प मिली कि या तो एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा होगा, या 2 कंबाइन कर रहा होगा, या 3 कंबाइन कर रहे होंगे, ऐसे होल नंबर में कंबाइन कर रहे होंगे, तभी उनके मास का जो रेशियो आ रहा है होल नंबर आ रहा है। यानी एटम्स जो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं वो होल नंबर में करते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि एक नाइट्रोजन के साथ 1.5 ऑक्सीजन कंबाइन कर ले, एक नाइट्रोजन के साथ में से 2.3 ऑक्सीजन कंबाइन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये फॉर्मूले नहीं मिल सकते कि 2.8, क्योंकि साइंस तो देखिए धीरे धीरे इवॉल्व करती है ना, तो ऐसा नहीं दिख सकता। ऐसा कि एक नाइट्रोजन के साथ में मतलब होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे एटम, ये जो है वो एक बहुत एक्सट्रैक्शन था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, कि उसकी मदद से उसका कंसिक्वेंस ही था कि हमको ये पता चला कि होल नंबर्स में ही एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होमवर्क ऑफ द प्रीवियस क्लास। आइए हम अपना डिस्कशन यहाँ स्टार्ट करते हैं, अपना आगे का डिस्कशन देखते हैं। तो देखिए मैं गे-लुसाक्स लॉ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको दोबारा समझाऊंगा गे-लुसाक्स लॉ, तो उसी के लिए हम ज़रा बैकग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। उसको समझाने के लिए अगेन आई नॉट मोर देन 2 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर सब हमने डायग्राम पहले से हमारे तैयार हैं। एवोगैड्रोस लॉ का मैं चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक में स्टेटमेंट देखें, अगर लिखा है नोट्स बनाते चलें प्लीज़। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोट्स बनाते चलें, लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, ताकि जो वो आपको चीज़ें समझ में आए। जब लिखेंगे तभी पता चलेगा कि हमें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। नोट्स को बहुत सीरियसली लें। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सोच समझ के बताई जा रही हैं, इनके पीछे बहुत डीप रूटेड मीनिंग्स हैं। वो कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जो इस चैप्टर में छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनके अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा, बट हर किसी के पीछे हमारे बहुत गहरे राज हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं। ये देखिए ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules। इस स्टेटमेंट की गहराई समझते हैं ज़रा। ये देखिए एक डिब्बा है 2 लीटर का, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर कुछ प्रेशर है P1, 20 मॉलिक्यूल है। देखिए प्रेशर कैसे क्रिएट होता है कि जब मॉलिक्यूल्स हैं जो दीवारों से टकराते हैं, ये जो कंटेनर है इसकी दीवारों से टकराते हैं, तो टक्कर मारने की वजह से उस पर फोर्स इम्पार्ट करते हैं। और प्रेशर क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मॉलिक्यूल जब टकरा रहे हैं कंटेनर की दीवारों से, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमको क्या दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा टक्करें होंगी, जितनी ज़्यादा टक्कर होंगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी ऑन अ गिवन एरिया उतना ही प्रेशर होगा। तो अब अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ने के कारण फोर्स बढ़ रही है,
न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और आप चाहते हैं कि प्रेशर ना ज़्यादा हो, तो आपको एरिया भी बड़ा करना होगा। अब एरिया बड़ा करने के लिए आपको वॉल्यूम बड़ा, क्योंकि देखिए ये अगर क्यूब ले लें तो क्यूब का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब ए बड़ा करोगे तो ए स्क्वायर बड़ा होगा, बट जब ए बड़ा करोगे तो सिर्फ ए स्क्वायर ही थोड़ी बड़ा होगा, ए क्यूब भी हो जाएगा ना, वॉल्यूम भी बड़ी हो जाएगी। तो एरिया बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना होता है। तो ये देखिए, आइए समझिए प्लीज़। 20 मॉलिक्यूल इस डिब्बे में है जिसकी वॉल्यूम 2 लीटर है, टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका प्रेशर P1 है। वही 20 मॉलिक्यूल थोड़े बड़े साइज के डिब्बे में हैं जिसकी वॉल्यूम 4 लीटर है, टेम्परेचर उसका वही है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रेशर क्या होगा, P2। और वही 20 मॉलिक्यूल एक और बड़े डिब्बे में 8 लीटर में, टेम्परेचर वही 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, P3। ज़रा सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए 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 कि सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा। 1 मिनट वीडियो पॉज कर दीजिए, सोचिए सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा। या प्रेशर बराबर होगा, ये कम होगा, ज़्यादा होगा। देखिए, क्योंकि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी इसका एरिया कम है, और एरिया कम है, फोर्स तो सब में बराबर लग रही होंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है, तो फोर्स तो सब में बराबर है, एरिया कम है, एरिया इसका बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो P1 सबसे हाईएस्ट होगा, P2 उससे कम होगा और P3 उससे भी कम होगा। तो सबसे कम प्रेशर सबसे बड़ी वाली वॉल्यूम में होगा अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। आइए, एवोगैड्रोस लॉ यही कह रहा है कि अगर डिब्बे की, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं पहले ज़रा अपनी सिंपल लैंग्वेज में एवोगैड्रोस लॉ की बात करूं। व्हाट एवोगैड्रोस लॉ इज सेइंग कि अगर आपके प्रेशर और टेम्परेचर सेम है और डिब्बे की वॉल्यूम भी बराबर है, तो वॉल्यूम बराबर रखने के बावजूद भी अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर सेम वॉल्यूम पे अगर सेम प्रेशर आ रहा है, तो वो तभी मुमकिन है जब सेम नंबर ऑफ क्या हो, मॉलिक्यूल्स। ऐसे समझ लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भैया हमने लिया 2 लीटर का डिब्बा, सामने वाला ने कहा हम भी ले रहे हैं 2 लीटर का डिब्बा, ठीक। हमने कहा हम अपनी गैस रख रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर T1, उसने कहा हम भी अपनी गैस रख रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर T1। फिर प्रेशर निकाला, उसने कहा अरे जो तेरा प्रेशर आ रहा है वो मेरा भी प्रेशर आ रहा है, सेम प्रेशर आ रहा है, ठीक। जो ये कह रहा है पिंक वाला, ओह मेरा गैस 1 का वही प्रेशर आ रहा है, कह रहा है वाओ गैस ग्रीन वाली गैस का गैस 2 का भी वही प्रेशर आ रहा है। तो एवोगैड्रोस ये कह रहा है वो तो तभी पॉसिबल है जब जितने मॉलिक्यूल्स तुम्हारे अंदर होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे, तभी प्रेशर बराबर होगा। तो स्टेटमेंट यही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी सेम रखना है, तो तभी पॉसिबल है व्हेन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हेन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपने लेक्चर 1 में बताया था गैसेस ऑक्यूपाई ऑल दी अवेलेबल वॉल्यूम, तो क्या कोई जोर ज़बरदस्ती है कि मैं इसको 2 लीटर में ही रखूँ, हरी वाली गैस को? मैं तो 10 लीटर के डिब्बे में रखना चाहता हूँ तो, और वो ऑक्यूपाई कर लेगी, या आप मेरे साथ में ऐसा जोर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं तो बड़े डिब्बे में रखना चाहता हूँ। मेरा जवाब होगा बिल्कुल रख सकते हैं सर, आप बिल्कुल रख सकते हैं, बड़े डिब्बे में रखिए, मगर तब फिर उसका प्रेशर वो नहीं रहेगा जो यहाँ था, प्रेशर भी तो मैच कराना है ना। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2 डिब्बे हैं सेम टेम्परेचर पे और उन सेम वॉल्यूम पे और प्रेशर भी दोनों में सेम है, तो ये तब ही पॉसिबल है जब दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो, सेम हो, सेम हो, सेम हो। ये कह रहा था मेरा एवोगैड्रोस लॉ, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज टू बी सेम, वो तो आप ऐसे समझ लिए PV इज इक्वल टू nRT के लिए, अभी के लिए, अभी वैसे आज के एंड में ही मोल्स आ जाएगा, बट PV इज इक्वल टू nRT में ये n शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही, प्रोपोर्शनल है वैसे तो नंबर ऑफ मोल्स है, बट तब भी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब अगर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो, सेम हो, ठीक। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि पिछली क्लास में मुझे आई फेल्ट कि मैं अच्छे समझा नहीं पाया बच्चों को, या समझ में नहीं आया, तो हमने इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग गे-लुसाक्स लॉ थ्रू एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की मदद से हम गे-लुसाक्स लॉ को पढ़ते हैं, ठीक। क्या है ये देखिए, एक ये डिब्बा है 2 लीटर का, यहाँ टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, ठीक। यहाँ 10 मॉलिक्यूल है, ठीक। एक दूसरा डिब्बा है, वहाँ भी वॉल्यूम 2 लीटर है, प्रेशर सेम ही है। तो एवोगैड्रोस लॉ तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ भी क्या होंगे, 10 मॉलिक्यूल ही होंगे। अब ये सपोज करिए यहाँ हाइड्रोजन थी,
यहाँ पर क्लोरीन थी। ये रेड डॉट्स जो है 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, यहाँ ये रेड डॉट्स ग्रीन डॉट जो है वो क्लोरीन के। मैंने एक डिब्बे को गैस तो भरी हुई है, बड़े ध्यान से फनल से इसका सारा जिसको डिकैंड कर दिया है समहाउ, किसी भी एपरेटस के डिवाइस के थ्रू इसकी वाली गैस इधर डाल दी। बहुत अच्छी बात है। अब H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HCl। अब ये देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। ये इक्वेशन है हमारी कि एक मॉलिक्यूल H2 एक मॉलिक्यूल Cl2 दो मॉलिक्यूल HCl के बनाता है। तो 10 मॉलिक्यूल H2 10 मॉलिक्यूल Cl2 क्या बनाएंगे, 20 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 20 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 20 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। हेलो, जहां जब 10 मॉलिक्यूल रह रहे थे भाई साहब 2 लीटर में, तब प्रेशर क्या था, P। तो जब 20 मॉलिक्यूल रह रहे होंगे उसी 2 लीटर के डिब्बे में, तो वो तो ज़्यादा टक्करें मारेंगे ना, तो प्रेशर भी क्या क्रिएट होगा उनका, ज़्यादा होगा। तो दुगने मॉलिक्यूल हैं तो फोर्स भी दुगनी, फोर्स भी दुगनी तो प्रेशर भी दुगना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा 2P। अब मैंने कहा भैया ये मुझे प्रेशर नहीं 2P नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए, कहा यहाँ भी प्रेशर P था, यहाँ भी प्रेशर P था, यहाँ भी टेम्परेचर T था, यहाँ भी टेम्परेचर T था, तो यहाँ पर भी प्रेशर P होना चाहिए। ये लुसाक्स लॉ भी क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें अगर सेम हो तो फिर जो गैसेस कंबाइन करेंगी वो सिंपल प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम में। तो यहाँ कंबाइन किया, प्रेशर मगर दुगना है। अब प्रेशर को वही P लाने के लिए मैं मुझे वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी, दुगनी करनी पड़ेगी। मतलब 2 लीटर के बजाय क्या करनी पड़ेगी, 4 लीटर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वॉल्यूम दुगनी कर देंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो फिर से फोर्स अपॉन एरिया वही वाली वैल्यू आ जाएगी, पुराना वाला प्रेशर आ जाएगा। तो जब इन ऑर्डर टू हैव सेम प्रेशर मैंने 2 लीटर के बजाय यहाँ 4 लीटर कर दिया, तब कहीं प्रेशर क्या है, P। तो प्लीज़ मुझसे समझने में पहली बार गलती क्या होती है, और जो कि बच्चे गलती कर रहे हैं कुछ सवाल पूछेंगे, ओ सर आपने ये 4 इसलिए लिखा 2 + 2 4 होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 + 2 की वजह से 4 नहीं लिखा है। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा प्रेशर P रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा बने थे, मेरा प्रेशर P रहे, तो मजबूरी के तहत हमें वॉल्यूम बढ़ानी पड़ी। वॉल्यूम बढ़ाना मजबूरी थी। इन ऑर्डर टू हैव सेम प्रेशर आई वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर इन ऑर्डर टू हैव सेम प्रेशर। ठीक, आइए NCERT का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हाइड्रोजन है 100 ml, ऑक्सीजन है 50 ml, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड यानी एक डिब्बे में हाइड्रोजन गैस है, उस डिब्बे की वॉल्यूम 100 ml है, दूसरे डिब्बे में ऑक्सीजन गैस है, उस डिब्बे की वॉल्यूम 50 ml है, मगर दोनों में प्रेशर सेम है। तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि देखिए जब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी आधे हो, क्योंकि यार मॉलिक्यूल्स आधे हैं और तुम्हारा प्रेशर वही है जो तुमसे दुगने मॉलिक्यूल वाले हैं, वो तो तभी पॉसिबल है तुम्हारी वॉल्यूम आधी हो। तो ये देखिए लॉजिक यही आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन है, H2O2 क्या मिलके बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में 20 मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो O2 के क्या होंगे 10 मॉलिक्यूल। आप कहेंगे सर ये कैसे बोल सकते हैं आप 10 मॉलिक्यूल, देखिए भाई तभी तो आपके वो 100 ml है और वो 50 ml है, मगर दोनों का प्रेशर सेम है, क्योंकि अगर इसकी वॉल्यूम कम है तो इस फोर्स भी कम लग रही होगी। फोर्स इसलिए कम लग रही होगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो यहाँ O2 के 10 मॉलिक्यूल्स हैं और H2 के 20 मॉलिक्यूल्स हैं। 20 मॉलिक्यूल्स 100 ml में उतना ही प्रेशर लगाएंगे जितने 10 मॉलिक्यूल्स 50 ml में लगाएंगे। अब आप देखिए 20 मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल मिलके कितने दे देते हैं, 20 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं 20 मॉलिक्यूल। अब मैं चाहता हूँ कि 20 मॉलिक्यूल प्रेशर सब में वही रहे, P। तो 20 मॉलिक्यूल को मुझे कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा, जितने बड़े डिब्बे में यहाँ पे रखा हुआ था 100 ml। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 ml। तो प्लीज़ देखिए जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो तो ये कहेंगे ओ 100 + 50 150 क्यों नहीं किया। ऐसे नहीं समझना है यार, ये समझिए ना कि 100 मॉलिक्यूल्स में 100 ml में 50 ml के दुगने मॉलिक्यूल थे, तो ये रिएक्शन हो रहा होगा मेरा। अब जब मेरे 20 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनका प्रेशर वही रहे, तो मुझको उनको कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा, आपके 100 ml वाले डिब्बे में रखना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि मॉलिक्यूल प्रेशर मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। प्रेशर निर्धारित करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने कुछ प्रेशर क्रिएट किया, उसने कहा अरे अरे प्रेशर बढ़ रहा है भाई वॉल्यूम बढ़ा दो, अरे अरे प्रेशर घट रहा है भाई जो है वो आपके वॉल्यूम घटा दिए ताकि प्रेशर बढ़ जाए। फिर ठीक ये एक होमवर्क का क्वेश्चन आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही आप ये देखेंगे वैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास में N2 है 100 ml, H2 है 300 ml, ठीक, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो इसको बड़े डिब्बे में रखना पड़ा है। क्यों रखना पड़ा है आप सोच लीजिए, ठीक। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं और प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो अब जो NH3 गैस बनेगी उसको कितने बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच NH3 इज प्रोड्यूस, उसे कितने बड़े डिब्बे में हम रखें कि वहां पर भी प्रेशर P हो और टेम्परेचर T हो। तो ये कोशिश करिएगा, होमवर्क में भेजिएगा। यहां से डिस्कशन हम अपना आगे बढ़ाते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए जॉन डाल्टन एक आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे, कुछ बातें दी थी, उन्हीं को हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। अब आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में वो सारी बातें रिडंडेंट हो चुकी हैं, बट क्योंकि बुक में है तो कम से कम एक कर्सरी रीडिंग हम यहाँ पर लगाते हैं। पॉस्टुलेट क्या है? Elements consist of small indivisible particle called atoms and atoms take part in chemical reaction। देखिए यही indivisible तो रहा नहीं, अगला चैप्टर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ हमको पता है कि भाई एटम के भी टुकड़े हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तोड़ दिया गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, बिल्कुल गलत बात है, आइसोटोप्स होते हैं, अलाइक तो है ही नहीं। तो भले ही वो सेम एलिमेंट के मगर उनका मास अलग अलग है, से अलाइक नहीं है, ठीक। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट, बिल्कुल गलत बात है, आइसोबार्स होते हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं मगर मास उनका क्या है, सेम है। तो ये बात भी क्वालिफाइड स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर भी कमियां हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन रिएक्शन में क्रिएट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खैर हाई लेवल की फिजिक्स है, बट चलिए ठीक है, ठीक ठाक पॉइंट है। एटम कंबाइन इन फिक्स्ड स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये बात सही है कि एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मेरिट्स दे रखी हैं कि और कि कुछ कुछ जगह वो काम का था और डीमेरिट ज़्यादा है। डीमेरिट्स भाई जो है वो क्या कहते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं हम और आइसोटोप्स देख सकते हैं, तो बहुत सारी उसके अंदर पुराने टाइम का वो है कमियां हैं जो कि अब टाइम के साथ में चेंज हो चुकी हैं, ठीक। तो बहुत सारी बातें सही नहीं, आइसोबार्स होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट है मगर इनका मास क्या है, सेम है। तो देयर आर मेनी लूप होल्स। डिस्कशन अपना आगे बढ़ाते हैं, ठीक। और यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं तो वो ध्यान से देखिए और समझिएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील स्टार्ट विद एटॉमिक मास। ट्रांसलेशन कर लीजिए हिंदी में, एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, एटम का मास। व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक मास? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास से हम क्या समझते हैं, एटम का मास। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सारे एटम्स का मास हम मेजर कर सकते थे। 1960s तक हमारे पास में एक टेक्निक आ गई थी जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उससे हम हर एटम का मास मेजर कर सकते थे। देखिए कोई खेल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी आँखों से देख भी ना पाएँ और ये कहें कि उसका मास मेजर करना, यानी आप ये जैसे नॉर्मल समझिए, मैं दुकान पे जाऊँ, टिशू, और ये अपना ये टिशू है, मैंने ये टिशू पेपर है देखिए मेरे हाथ में, मैंने इसको इतना सा ये टीयर कर लिया, इतना सा फाड़ लिया, इतना सा, बहुत ज़रा सा आपको एक स्पेक नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इतना छोटा सा मेरे हाथ में नज़र आ रहा है। मैं दुकान वाले के पास में जाऊंगा कि भैया ज़रा यार इसको मेजर कर देना, ठीक, इसको इसका ज़रा वज़न नाप देना। तो कहेगा कि यार पागल हो गए हो क्या, कोरोना तो लंग्स में हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में हो गया है क्या, इतना इसको मैं 1 ग्राम भी नहीं होगा, मैं इसका कहाँ से वज़न कर पाऊँगा, ये कहाँ से वज़न कर पाऊँगा। तो इतनी माइन्यूट चीज़ का वज़न तो हम कर नहीं पा रहे, और कहाँ एटम जो कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं पा रहे, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। मैंने एटम फाइनली IIT खड़गपुर में देखा, जब सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी में आपके
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वहाँ पर, तो उसमें एक बार हमने एटम देखा था, मतलब देखा क्या था, ले जाया गया था लैब में, रिसर्च स्कॉलर थे वो अपने कर रहे थे, और क्योंकि इतनी 1.5-2 करोड़ की मशीन हमें खेलने को तो दे नहीं दी जाएगी, बट देखा था। तो जिस चीज़ को हम देख भी नहीं पा रहे उसका मास मेजर करना अपने में एक बहुत बड़ा काम था। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक 1960s तक साइंटिस्ट ने एक टेक्निक डेवलप कर ली थी, जिससे उन्होंने हर एटम का एब्सोल्यूट मास मेजर करना शुरू किया। अब उसमें कार्बन 12 एटम का भी मास उन्होंने मेजर किया। तो यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम वाज फाउंड आउट टू बी 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स। बहुत ही कम है ये मास। ऑफ कोर्स आप सोच सकते हैं 10 की पावर माइनस 23, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ये एक हमारे एक एटम का, ये कार्बन एटम का एब्सोल्यूट मास था। सो दिस वाज द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यहाँ से हम अपना नया गेम स्टार्ट किया कि ये 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स है। इसी को उन्होंने जो है वो एक नई यूनिट बनाई और कहा कि यार इसको हम, इतना लंबा चौड़ा तो याद रखना मुश्किल है, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, 12 AMU। मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, 12 AMU। एक नई यूनिट बनाई AMU, ठीक है। AMU से घबराना नहीं है, AMU इज अ यूनिट ऑफ मास, AMU इज अ यूनिट ऑफ मास। तो AMU एंट्रेंस की तैयारी करें मगर AMU से नहीं घबराएं, और 11th एंट्रेंस AMU एंट्रेंस की तैयारी करें, बट AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटॉमिक मास की आगे चल के इस्तेमाल होने वाली यूनिट। प्लीज़ राइट, AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे किया गया, 12 AMU बराबर 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स, यानी 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यही है 12 AMU इज इक्वल टू, ठीक, 12 AMU 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक, ये हो गया। तो अब 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 AMU ये किसके बराबर है, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। अब मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम हमने लिया हुआ है 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 12। तो ये यहाँ से हमारा 1 AMU आ गया। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। ये 1 AMU की वैल्यू है। दिस इज अ फिगर विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ये याद होना चाहिए। बट ये 1 AMU की वैल्यू तब है जब हमने मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को किसके बराबर माना हुआ था, 12 AMU के बराबर माना हुआ था। तब 1 AMU की, क्योंकि तभी तो आपने 12 से डिवाइड किया, तभी ये 1 AMU की ये वैल्यू निकल कर आई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या AMU, या एक और नाम आता है इसका, लिखते चलेंगे, यूनिफाइड मास। देयर इज वन मोर नेम ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। तो आइदर यू कॉल इट एटॉमिक मास यूनिट और यू कॉल इट यूनिफाइड मास, U। ठीक, अब यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार AMU को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 को ही क्यों चुना गया। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये भी है कि कार्बन 12 को क्यों चुना गया। देखिए उसका रीज़न तो ये है कि कार्बन बहुत सारे जो है वो कंपाउंड बना रहा था, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में फिर दूसरों का मास मेजर हो सकता था। बट एक और सवाल ये उठता है कि AMU को डिफाइन करते टाइम में 12 AMU ही क्यों लिया गया, यानी मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम 12 AMU क्यों लिया गया। यार 13 ले लेते, 14 ले लेते, 5 ले लेते, 6 ले लेते, 10 ले लेते, 12 ले लेते, 12, चलिए 12 तो लिया ही है, 13 कुछ और ले लेते, 12 AMU। वाई 12 AMU, आइए उसके पीछे का राज समझते हैं कि कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों लिया गया, 12 AMU क्यों लिया गया। ये सब बुक्स में नहीं दिया हुआ होता है, बट मैं बता रहा हूँ अंदर की बातें, ताकि आपको एक्सपोज कर रहा हूँ।
ठीक, ये देखिए जब कोई हमारा एटम रहता है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और वो जो कि न्यूक्लियस के अंदर रह रहे होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, दे आर क्वाइट हैवी, दे आर रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट लाइट। इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836, यानी प्रोटॉन बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन से। जैसे मैं हाथी के ऊपर कोई चींटी को बिठाल दूं, तो अब चींटी के साथ में हाथी वेइंग मशीन पे खड़ा होकर अपना वेट मेजर करे, चींटी के बिना हाथी वेइंग मशीन पे खड़ा होकर अपना वेट मेजर करे, कोई सब्सटैंशियल डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। ऑन सिमिलर लाइंस मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, और नेग्लिजिबल है। दूसरी बात कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट नहीं बट लगभग बराबर है। तो अब यहां से आप देखिए कि जो हमारा ये कार्बन 12 था, उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और वही है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब आप देखिए कि यार जो 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको भी मैं प्रोटॉन ही के मास के बराबर लिख सकता हूँ। तो 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 12 AMU, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इतना ही लिया हुआ है 12 AMU। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आ गया? 1 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर आ गया? 1 AMU। ये है चालाकी, इसीलिए ऐसे सेटिंग बिठा ली थी कि 12 AMU जो है वो हम ले लें आपके जितने प्रोटॉन हो जितने न्यूट्रॉन हो। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा ऑक्सीजन कर लेते, ऑक्सीजन ले लेते 16 AMU, तब भी इतना ही आ जाता। पुराना रेफरेंस ऑक्सीजन ही था। Earlier the reference was oxygen, later on the reference was changed to carbon। ठीक, तो अब आइए ये देखिए, अब यहाँ से हमारे लॉजिक डेवलप हो रहा है। हाइड्रोजन 1 AMU, मैं क्यों कहूँगा हाइड्रोजन 1 AMU यार? क्योंकि 1 AMU रफली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और मुझको मालूम है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई मास सब्सटेंशियल लेना नहीं है, वो तो ना के बराबर है। प्रोटॉन का मास क्या है? 1 AMU। हीलियम है, क्या होता है हीलियम में? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास लेना नहीं है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास मिला के कितना हो गया? 4 AMU। लिथियम का कितना हो गया? 7 AMU। बेरिलियम का कितना हो गया? 9 AMU। ठीक, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि 12 AMU क्यों लिया, क्योंकि 1 AMU आपके बराबर आ जाए मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ठीक, यहाँ से कंसेप्ट हम अपना आगे बढ़ाते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए रिलेटिव शब्द का मतलब समझिए। रिलेटिव का मतलब, मैं अगर ये बोलूँ कि आपके पास में मुझसे दुगने रुपए हैं, आपके पास में मुझसे दुगने रुपए हैं, तो मान ली मेरे पास 50 रुपए हैं, तो आपके पास कितने होंगे? आप कहेंगे 100। मेरे पास 70 रुपए हैं, तो आपके पास में कितने होंगे? 140। तो इसको हम ये बोलेंगे कि हमने एक रिलेशन बना दिया कि आपके पास कितने पैसे? मुझसे दुगने, मुझसे दुगने। तो वो एक रिलेशन बिल्डअप कर गया। ठीक, अब वही हमारा बेसिस बनता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक, मास ऑफ एनी एटम एक्सप्रेस्ड इन AMU with respect to carbon 12 atom taken as 12 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम का मास आप AMU में एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें, प्रोवाइडेड तब जब कार्बन को कितना लिया हुआ था? 12 AMU। जी हाँ, हाइड्रोजन का ये जो 1 AMU मास है वो तब है जब 1 AMU किसके बराबर आ रहा है? एक प्रोटॉन के मास के बराबर। और वो तब आ रहा है जब 1 AMU को डिफाइन करते समय हमने 12 AMU किसके बराबर लिया था? मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो मैं अगर सारी लिंकेज जोड़ के बोलूँ तो ये होगी कि हाइड्रोजन 1 AMU तब है जब कार्बन क्या था? 12 AMU। हीलियम 4 AMU तब है जब कार्बन क्या था? 12 AMU। लिथियम 7 AMU तब है जब कार्बन क्या था? 1 AMU। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। और ध्यान से देखिए, मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन AMU विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 टेकन एज 12 AMU। ये क्या क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास फॉर ऑल द एटम्स इज द प्रिफर्ड यूनिट फॉर कन्वीनियंस। हो गया, सिंपल टर्म में आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन 14 AMU, कब? जब कार्बन क्या था? 12 AMU। एल्युमिनियम 27 AMU, कब? जब कार्बन क्या था? 12 AMU। मैग्नीशियम 24 AMU, तब जब कार्बन क्या था? 12 AMU। क्वेश्चन है कि अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट को, जो कि 12 AMU के बराबर था, थोड़ा चेंज कर दूं, मैं एटॉमिक मास यूनिट को U' बोल दे रहा हूं, और वो 1/5 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है, चेंज कर दिया। तब अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रिलेटिव मास एल्यूमिनियम का फाइंड करिए U' के टर्म में।
तो ये हमारा सवाल है कि एल्युमिनियम का रिलेटिव मास फाइंड करिए। देखिए कार्बन 12 एटम का मास क्या होता है 12U, तो जो उसका एब्सोल्यूट मास है वो तो वही रहेगा। कभी मैं उसको क्या बोल दे रहा हूँ 12mu, कभी मैं उसको क्या बोल दे रहा हूँ 5mu या 5U डैश, तो वो चीज़ तो सेम ही है। अब यहाँ से U और U डैश में रिलेशन आ जाएगा, तो 1U बराबर 5/12U डैश। ठीक, अब एल्युमिनियम जिसका मास 27U था, तो U की जगह मैंने क्या लिख दिया 5/12U डैश, तो फिर इतना आ गया 11.5U डैश। तो नई यूनिट में एल्युमिनियम का मास आपके 11.25U डैश है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखिए पुरानी यूनिट में एल्युमिनियम 27 कब, जब कार्बन कितना था 12mu। नई यूनिट में एल्युमिनियम नहीं पता विद रिस्पेक्ट टू कार्बन जो कि क्या था 12mu। तो यहाँ से भी करके हम x निकाल सकते हैं। x मतलब हमारा जो है वो मास है आपके इन टर्म्स ऑफ U डैश, तो आंसर आ रहा है 11.25U डैश। ये क्या हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ऐसे ही क्या होता है भाई उनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हमको मालूम है कि एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास भी होगा। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन AMU, किसी भी मॉलिक्यूल का मास AMU में एक्सप्रेस करें विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 AMU। जैसे ऑक्सीजन 18 AMU, सॉरी ऑक्सीजन लिखा हुआ है मिस हो गया, H2O 18 AMU। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो गया 18। O2 का जो है वो क्या कहते हैं, ये भी देखिए मिस हो गया, SO2 सल्फर 32 होता है और सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो फिर 32 हो गया, 64 AMU। NH3 को अमोनिया कहते हैं 17 AMU। ये अब देखिए हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, तो ये कितना है 80 AMU, ऐसे करके। ठीक, अब यहाँ से देखिए आइसोटोप्स के लिए एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम सॉल्व करते हैं, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या चीज़ है आइए देखते हैं। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। कई बार सेम एलिमेंट है मगर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से उसके जो है वो मास नंबर ओवरऑल या एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड आइसोटोप्स। आइसोटोप की डेफिनेशन है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, यहाँ प्रोटॉन लिखा हुआ है, गलती से लिख दिया, गलत है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स पोजेस डिफरेंट रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन अलग होने के कारण उनका मासेस भी क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ठीक, अब मासेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो मासेस भी, जैसे यही है, ये कहेगा भाई 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, तो क्या है हमारा 35 AMU आ रहा है। ये कहेगा 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो हमारा 37 AMU आ रहा है। ठीक, मासेस डिफरेंट होंगे। तो अब कौन सा वाले को हम असली क्लोरीन मांगने, ये दोनों क्लोरीन थे। 35 AMU वाला कह रहा है मैं हूँ क्लोरीन असली, ये कह रहा है मैं हूँ क्लोरीन असली। तो ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम एवरेज वेटेड एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला इज गिवन बाय सिग्मा FI/AI। सिग्मा FI/AI, तो सिग्मा यूज हो रहा है यहाँ समेशन के लिए। आइए देखते हैं, अभी सिंबल, डरना नहीं है फॉर्मूला देख के, अभी आसान है, समझ में आ जाएगा, सवाल भी करेंगे इस पे। तो FI क्या है, फ्रैक्शनल अबंडेंस, यानी कितना वो अबंडेंटली नेचर में अवेलेबल है, और AI क्या है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे मैं ये बात करता हूँ कि जो क्लोरीन हमें समंदर से मिल रहा है वो उनमें से 75% जितना भी क्लोरीन है वो 35 AMU वाला मिल रहा है, बस 25% जो क्लोरीन है वो 37 AMU वाला मिल रहा है। तो अब 75% का आप फ्रैक्शनल अबंडेंस निकालेंगे 75/100 यानी 3/4। 25% का आप फ्रैक्शनल अबंडेंस निकालेंगे तो 25/100/1/4। तो अब एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास आता है सिग्मा FI/AI। तो सिग्मा FI यानी फ्रैक्शनल अबंडेंस 3/4 इंटू जो उसकी परसेंटेज 35%।
प्लस फ्रैक्शनल अबंडेंस दूसरे वाले की 1/4 और जो उसकी परसेंटेज 37 मास उसका 37 AMU। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके ये आएगा 35.5 AMU। कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, 35.5 AMU ये उसका एवरेज है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि मान लियो स्कूल में कोई टेस्ट था हमारा, तो 10 मार्क्स का टेस्ट था, मैम ने 3 बच्चों को, एक को 7 नंबर दिए, एक को 8 नंबर दिए और एक को आपके ठीक 9 नंबर दिए टेस्ट। एक को 7 मार्क्स, एक को 8 मार्क्स, एक को 9 मार्क्स। तो जब आप इसको सबको जोड़ेंगे, ठीक, तो उनसे एक को 10 on 10 दिए, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, जिसका आप जब एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा 8.33। तो आप कहेंगे अरे पॉइंट्स में मार्क्स आ रहे हैं, फ्रैक्शन में मार्क्स आ रहे हैं, तो जवाब ये होगा मैडम ने तो किसी को फ्रैक्शन में नहीं दिए थे मार्क्स, मैडम ने तो एक बच्चे को 7 नंबर दिया, एक को 8 नंबर दिया, एक को 10 नंबर दिया, तो ये पॉइंट्स में फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? तो आंसर यही होगा कि वो आपने एवरेज लिया था, भले ही मैम ने सबको होल नंबर में मार्क्स दिए मगर तब भी जो एवरेज है वो पॉइंट्स में आ रहा है। तो सिमिलरली भले ही सबके रिलेटिव एटॉमिक मास होल नंबर में हो, बट जब आप एवरेज लेंगे तो वो जो है वो पॉइंट्स में आएगा। एक सवाल करते हैं, ठीक, बिना कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखे हुए ये सवाल खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में सोल्यूशन देखिएगा, ठीक, बाद में सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन मत देखिए। सवाल क्या है? नेचुरली अकरिंग बोरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं। पहले हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना की आदत डालिए, ठीक, जिनके रिलेटिव एटॉमिक मास है, एक के 10.01, एक का 11.01, ठीक, AMU। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा है हमसे बोरॉन का कि क्या होगा, ठीक। कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। एवरेज एटॉमिक मास इनफैक्ट दे रखा है हमको और परसेंटेज अबंडेंस पूछिए कि 10.01 मास AMU वाला कितने परसेंट है, 11.01 AMU वाला कितने परसेंट है, ये पूछा है हमसे। आइए देखते हैं, डोंट वरी। ये देखिए 10.01 AMU जो है उसको मैं x% मान लेता हूँ क्योंकि वो नेचर में x% है, यानी x/100 उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस हो गई। 11.01 वाला मैं 100 - x% मान लेता हूँ, यानी उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस 100 - x/100 हो गई। ये फ्रैक्शनल अबंडेंस। अब यहाँ पर देखिए जो हमको एवरेज वैल्यू है वो तो पहले ही दे रखी है 10.81, तो फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा FI/AI। एक का फ्रैक्शनल अबंडेंस ये है, उसका मास ये है, दूसरे का फ्रैक्शनल अबंडेंस ये है, इसका मास ये है। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी टफ कैलकुलेशन है, नहीं टफ नहीं, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1081, ठीक, फिर ये इधर आ गया 10.01x प्लस 1101 इधर मल्टीप्लाई हो गए माइनस 11.01x। अब वो थोड़ा बहुत अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करेंगे तो निकल के आ जाएगा x20, यानी ये 20% है और ये 80% है। ये हमारा एक क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आयनिक कंपाउंड के लिए जैसे हमने एटॉमिक मास देखा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देखा, ऐसे रिलेटिव फार्मूला मास होता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक। आयनिक कंपाउंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग रिलेटिव मास ऑफ ऑल एटम्स इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। फार्मूला यूनिट किसे बोलते हैं? से पर्टिकुलरली किसी लैटिस को बोलते हैं हम फार्मूला यूनिट। मतलब लैटिस यूनिट होती है वो जो है वो क्या कहते हैं कि हम आगे चल के पढ़ेंगे तो मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, या क्योंकि राइट नाउ आई एम इनसाइड माय होम तो आपको आइए घर के अंदर ही दिखाता हूँ। वीडियो के बीच में हम घूमते हैं, ये रखा नहीं था मैंने अपने पास में बट मैं ये लेकर आ गया हूँ। और एंड दिस इज़ अ लैटिस, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ लैटिस, ठीक। तो इसके अंदर जैसे जो दिस इज अ लैटिस, उसकी जो वन फार्मूला यूनिट होगी, बहुत सारे Na हैं, बहुत सारे Cl हैं, बट एक फार्मूला यूनिट जो है NaCl उसका जो मास है वो कहलाता है हमारा रिलेटिव फार्मूला मास। तो ये लेने गए थे हम, टाटा बाय बाय, ठीक। इसको हम आइए देखते हैं, अपना डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, ठीक। सो लेट अस कैरी ऑन विद द डिस्कशन। रिलेटिव फार्मूला मास हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रियल स्टफ।
जो कि इस चैप्टर में अंडरलाइंग थीम काफ़ी आगे तक चलेगी, जिसको समझना। और फोबिया ज़्यादा रहता है, 9th क्लास में भी था, बहुत से बच्चों ने 9th में समझ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन नहीं समझा होगा तो अभी समझ लेंगे हम। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। सो देखिए, मोल एक नंबर है और कुछ नहीं है। मोल इज़ अ नेम ऑफ अ नंबर, प्लीज़ डरे नहीं। जैसे कि डजन, डजन होता है, डजन एक नंबर होता है या नहीं? पर डजन क्या होता है? 12। भाई आजकल सिर्फ 2 ही चीज़ बिक रही हैं, या तो सब्जियां बिक रही हैं या फल बिक रहे हैं, जो जिनको परमिशन मिली हुई है। तो हर टाइम सब्जी फल वाले आपके घूमते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब डज़न तो जो फल बेच रहा है, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, बट वो भी जानता है कि डज़न किसको बोलते हैं, 12 को। तो जैसे कि डज़न है वैसे ही मोल है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। जैसे डज़न वैसे मोल, जैसे डज़न वैसे मोल। बस मोल एक बड़ा नंबर है। डज़न 12 के बराबर होता है, मोल थोड़ा बड़ा नंबर होता है। मोल इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी स्पीशीज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोल कलेक्शन है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हम जैसे आप बाहर जाएंगे, आप कहेंगे भैया ज़रा 1 दर्जन संतरे दे देना, तो आपको 12 संतरे दे देगा। ऐसे ही आप अगर बाहर जाके कहेंगे भैया ज़रा 1 मोल संतरे दे दीजिएगा, तो वो आपको कितने संतरे दे देगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। वो दूसरी बात है कि इतने संतरे उसके पास होंगे नहीं, उसके पास क्या पूरे इंडिया में नहीं होंगे इतने संतरे, वो दूसरी बात है। बट तब भी जो है वो, ये आपको समझना है, लाइक इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक। 1 mole contains as many particle entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Like this is important, this is important कि ये जो नंबर है ये आया कहाँ से। नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये नंबर आया कहाँ से? बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास में जो है वो प्रिंगल चिप्स है। ठीक, खाएं आपने, अच्छा खाइए, अच्छे अच्छे लगते हैं, चीज़ फ्लेवर अच्छा होता है, आई लाइक देम। तो ये प्रिंगल की चिप्स हैं, वेफर्स हैं, डिब्बा आया हुआ है हमारा, उसमें ये ऐसे करके ये वेफर्स रखे हुए हैं इस टाइप से। निगलेक्टिंग द मास ऑफ द कंटेनर, क्योंकि उसका तो बड़ा अच्छा सा डिब्बा भी रहता है, एक फैंसी सा डिब्बे का मास मान लिया हटा दें, सिर्फ चिप्स हमने निकाल दिए हैं और वो पॉलीथीन के अंदर है, अभी चिप्स निकाल दिए हमने, चिप्स हैं सिर्फ आपके। और टोटल जो है वो आप ये समझिए कि टोटल मास जो मुझे एक प्रिंगल का जो वेफर है, एक प्रिंगल का वेफर है, मुझे मालूम है कि सपोज करिए वो 5 ग्राम है, और टोटल जो ऐसे सारे वेफर रखे हुए हैं उनका मिला के वज़न आ रहा है 50 ग्राम। तो आप बताइए कितने वेफर होंगे मेरे पास में? आप कहेंगे अरे 50 ग्राम टोटल वज़न आ रहा है, 5 ग्राम का एक वेफर है, यानी 50/5 ग्राम, यानी नंबर ऑफ वेफर्स कितने हैं? 10। 50/5 यानी नंबर ऑफ वेफर्स जो कि होंगे कितने निकले होंगे? 10 निकले होंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हमने काम किया है कि मोल ये निकल के कैसे आया? मोल निकल कर आया है कि 1 मोल कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे कि प्रिंगल के आपके पैकेट में कितने प्रिंगल्स थे वो आपने निकाल लिया कि भाई टोटल वजन डिवाइडेड बाय एक प्रिंगल वेफर का मास, उससे क्या निकल कर आ गया आपको? नंबर ऑफ प्रिंगल चिप्स, कितने वेफर्स उस पैकेट में होंगे। सिमिलरली छोटे 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 कार्बन एटम्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। मेरे पास में छोटे 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 बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस, मेरा स्क्रीन हिलने लगा, बहुत सारे कार्बन के एटम्स हैं और उनका कुल मिला के वज़न कितना है? 12 ग्राम्स। कुल मिला के वज़न कितना है? 12 ग्राम्स। बहुत अच्छी बात है, कुल मिला के हमारा वज़न कितना है? 12 ग्राम। ठीक,
तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें एक कार्बन एटम के मास से, जो कि कितना है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, दिस इज द टोटल मास एंड दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। जैसे हमने किया था भाई 50 ग्राम टोटल प्रिंगल डिवाइडेड बाय एक प्रिंगल वेफर का मास, तो ये हमको क्या दे दे रहा था कितने वेफर्स हैं यहाँ पर, कितने वो चिप्स हैं जो कि खाने हैं। ठीक, तो ऐसे ही टोटल 12 ग्राम कार्बन है डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, एक कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। वही किया है, देखिए वही किया है, वही किया है, वही किया है। एक कार्बन एटम का मास मुझको पता है 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, वही नंबर ऑफ वेफर्स इन अ प्रिंगल चिप्स के पैकेट में कितने हो जाएंगे, तो मास ऑफ द पैकेट Pringle chips divided by mass of one wafer, तो total mass divided by this, ठीक, ये कितना आ गया, ये नंबर निकल के देखिए, ग्राम से ग्राम के ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर ये परफेक्टली 2 होता तो 12/2 कितना हो जाता आपके 6, बट वो 2 से थोड़ा सा छोटा है तो आंसर 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर या 1 Na या 1 मोल। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 12 ग्राम ही क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 ग्राम लिया तभी तो मोल की ये वैल्यू निकल कर आई है। एवोगैड्रोस नंबर जिसका सिंबल है Na, जिसकी वैल्यू निकल कर आई है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप समझ रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। वापस प्रिंगल चिप्स पे चला जाता हूँ। ठीक, चीज़ फ्लेवर चीज़ होना चाहिए, कोई और नहीं। ठीक, आपके ये देखिए, फिर मैं मान लीजिए कि एक जंबो पैक आ रहा होता है, उसका 50 के बजाय मान लीजिए ज़्यादा होते, 70 ग्राम होते, उन्होंने नया निकाला है 70 ग्राम, एक वेफर 5 ग्राम का ही है, तब फिर नंबर ऑफ चिप्स कितने होते, नंबर ऑफ वेफर्स कितने होते, 14। तो ऐसा ही स्टूडेंट, भाई साइंस पढ़ रहे हैं, यू नीड टू बी इंक्विजिटिव, आपको चीज़ें पूछते रहनी है, रेलेवेंट क्वेश्चंस, यू नीड टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, कि स्टूडेंट के माइंड में आना चाहिए कि यार 12 ग्राम ही क्यों लिया, अरे 11 ग्राम ले लेते, 15 ग्राम ले लेते, 18 ग्राम ले लेते, 5 ग्राम ले लेते, और 5 ग्राम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम निकल कर आते उसी को बोल देते, हाँ इतने निकल कर आए भाई, इसी को हम 1 मोल बोलेंगे। 12 ही क्यों लिया, 12 ही क्यों लिया, why 12 grams, why 12 grams, why 12 grams। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना, why 12 grams। सो नाउ लाइक दिस इज द क्रक्स ऑफ मोल कंसेप्ट, जो कि आपको समझना है, उसके एसेंस को समझना है, why 12 grams। ये देखिए Na जो कि एवोगैड्रो नंबर है, या जो कि 1 मोल है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल कर आ रहे हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि इतना ही तो लिया था हमने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम, जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने निकाला वही 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, जो किसके बराबर है 6.022 इंटू 10। जब आप ये डिवीजन करेंगे, वही अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लिख लिया है अपनी कॉपी में। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, Na तो सिम्बलाइज कर रहे हैं उसको, कैपिटल N और फिर सबस्क्रिप्ट में Na बोल रहे हैं, हम सिम्बलाइज कर रहे हैं, ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। बट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये देखिए आर्टिकल क्या है, रिलेशन बिटवीन Na एंड AMU। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक, कि Na एक और भी वे से निकाल सकते हैं, 12 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जो कि थोड़ी देर पहले हमने कितना लिया था, 12 AMU। अभी लेक्चर के शुरुआती पार्ट में हमने कितना लिया था इसको, 12 AMU। तो 12 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 12 AMU, 12 से 12 कैंसिल, ठीक, और फिर ये आपके रिलेशन आ गया 1 AMU इंटू Na। ठीक, अब AMU भी मास की यूनिट है और ग्राम भी मास की यूनिट है, तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट गया, आपके
AMU को मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 AMU इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, ये आपके हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक, कि AMU को जब आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। ये रिलेशन लाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए 12 ग्राम लिया गया था। यानी आंसर इज दिस, 12 ग्राम क्यों लिया गया? क्योंकि एक कार्बन 12 एटम को कितना ले लिया गया था? 12 AMU, 12 AMU लिया गया था, इसीलिए इधर 12 ग्राम लिया था कि 12 से 12 क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। क्यों कैंसिल क्यों करना ज़रूरी है? कैंसिल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि तभी तो ये वाला रिलेशन आ पाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। AMU जो हमने डिफाइन किया है और एवोगैड्रो नंबर जो निकाला है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आ जाना चाहिए? 1 ग्राम के बराबर। दिस इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, ठीक। अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम डिस्कशन अपना आगे बढ़ाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट डू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास? Mass of 1 mole of atoms taken together is called gram atomic mass। यानी एक मोल एटम, एक मोल का मतलब क्या है? एक मोल एक नंबर है, डरना तो है नहीं, एक मोल तो एक नंबर का नाम है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कुल मिला के किसी के आप इतने एटम ले लें तो उनको हम वजन कर लेंगे, उनका जो वजन आएगा वही क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एल्यूमिनियम के एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 27 AMU। मैं फिर बार बार इस शब्द को एम्फसाइज कर रहा हूं कि एल्यूमिनियम 27 AMU तब है जब कार्बन कितना था? 12 AMU। बहुत अच्छी बात है। तो एक एल्यूमिनियम एटम का मास 27 AMU है, तो भाई 2 का कितना होगा? अरे आप कहेंगे यार सर इतना तो आता ही है मुझे, 2 इंटू 27 यानी 54 AMU। फिर मैं आपसे पूछूंगा 1 डजन एल्यूमिनियम एटम का कितना होता? तो आप कहेंगे ओह 1 डजन, डजन का मतलब कि 12, तो 12 इंटू 27 AMU। फिर अब यहाँ से देखिए कि डजन का निकल के आया। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 मोल का कितना होता? तो आप कहते हैं अच्छा 1 मोल का बता रहा हूँ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 27 AMU। मैं कहता यार इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 1 मोल, मोल का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। तो यानी कितने एटम लिए हमने, इसी को हम सिंबल की फॉर्म में लिख लें तो क्या हो जाएगा? Na इंटू 27 AMU। जादू चला, जादू 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 जादू। Na इंटू AMU अभी पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, Na इंटू AMU, Na इंटू AMU क्या है? 1 ग्राम। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, Na इंटू AMU क्या बन जाएगा? 27 ग्राम्स। यानी ये हर जगह होना है कि जैसे ही मास AMU में लिखा हुआ होगा, जैसे ही आप उसके 1 मोल का मास निकालना होगा, यू आर गोइंग मल्टीप्लाइड बाई Na, और जैसे ही आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे AMU इंटू Na क्या बन जाएगा? ग्राम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन ऐसे ही क्या हो जाएगा? 56 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ऐसे ही क्या हो जाएगा? 23 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि जब आप एक आयरन लेंगे तो वो क्या होगा? 56 AMU। एक मोल का निकालना होगा, जैसे ही Na से मल्टीप्लाई करेंगे जादू चलेगा, 56 ग्राम। एक सोडियम लेंगे क्या होगा? 23 AMU। जैसे ही Na से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 23 ग्राम, ठीक। ग्राम एटॉमिक मास is also known as ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास को हम और क्या बोलते हैं? ग्राम एटम, ठीक। तो यानी ग्राम ऐसे लिखा होगा, देखिए ग्राम एटम ऑफ Fe। ग्राम एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास, और जो कि यानी 1 मोल का मास। ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 मोल का मास। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटम, ठीक। एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर मोल कंसेप्ट में ग्राम का मतलब ही होता है मोल। तो ग्राम एटम मींस 1 मोल ऑफ एटम। अब 1 मोल ऑफ एटम का मास तो 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ एटम्स के बराबर होगा। तो ग्राम एटम ऑफ Fe यानी 1 मोल ऑफ Fe, जिनका मास क्या हो गया फिर? 56 ग्राम पर मोल। ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम यानी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका मास क्या हो गया? 27 ग्राम्स पर मोल।
इसीलिए मोल को हम ग्राम मोल भी कहते हैं। ग्राम एटम यानी जो है वो क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ एटम। बहुत छोटी छोटी बातें मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम मोल। ये सब कॉपी में आपकी आना चाहिए, बहुत ध्यान से नोट्स बनने चाहिए एकदम, तभी बात बनेगी। बहुत कंडेंस करके, क्योंकि देखिए हमारे प्री रिटन फॉर्म में आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टफ मिल रहा है यहाँ। यूजुअली अगर मैं ये क्लासरूम वाले उसमें पढ़ाता तो यहाँ जितना हम से ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारे लेक्चर को होने वाला है यहाँ पर, तो ये आप समझ लीजिए कि मैं 1.5 घंटे में पढ़ा पाता इतनी चीज़ जो मैं यहाँ 1 घंटे में दे रहा हूँ। तो बहुत ही यहाँ आपको डेंस पैक्ड मटेरियल मिल रहा है, अटमोस्ट अटेंशन की आपको ज़रूरत है यहाँ पे। तो आइए थोड़ी देर और पढ़ते हैं, फिर हम अपनी क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, इट इज ऑल्सो नोन एज M0, यह सिंबल रहेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। ठीक, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे भाई देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या था, 1 मोल कुल मिला के एटम का मास, वो क्या कहला रहा था, ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही 1 मोल कुल मिला के मॉलिक्यूल का मास, वो क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये देखिए मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल हमको मालूम है 18 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU, 2 हाइड्रोजन है 2, ठीक, और ऑक्सीजन का 16 AMU, सबको ऐड किया 18 AMU वाटर मॉलिक्यूल का आ गया। अब एक ये तो एक मॉलिक्यूल का। कोई आपसे कहे भैया 1 दर्जन का बता दो, 1 डजन का बता दो, तो आप कहेंगे अच्छा 1 डजन का। डजन का मतलब होता है, किसी को डर नहीं लगता डजन से, डजन का मतलब क्या होता है 12। तो आप मल्टीप्लाई करते तो 18 AMU इंटू 12, यह आ जाता आपका 216 AMU। अब जैसे डजन से डर नहीं लगता वैसे मोल से भी डर नहीं लगना चाहिए। तो कोई आपसे पूछता कि यार 1 मोल का बता दो, तो आप कहते हो 1 मोल का 18 AMU इंटू, जैसे डजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया इंटू यानी जादू चल गया, जादू चल गया, तेरा जादू चल गया। AMU इंटू NA, ये कितना हो गया 18 ग्राम्स। तो एक यही क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 18 ग्राम्स पर मोल, पर मोल यानी 1 मोल का मास है तो पर मोल। ऐसे CO2 का 44 AMU है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 44 ग्राम्स पर मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की यूनिट याद रखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स पर मोल, क्योंकि 1 मोल का मास होता है ना पर मोल। यही मैं घिसा पिटा एग्जाम्पल देता हूँ, यूनिट बताना ज़रूरी है। मैं मिठाई की दुकान पे गया, ठीक, उन्होंने लिखा हुआ था वहाँ जो है वो रखे हुए थे लड्डू रखे हुए थे, ठीक, तो लिखा हुआ था 400 रुपये। अब यार हम डर गए कि भाई 1 लड्डू 400 रुपये का है, तो यार तब तो खा नहीं पाएंगे। वापस आ गए बाहर, भाई वहाँ ऐसे लिखा ही नहीं होता, दुकान में क्या लिखा हुआ रहता है 400 रुपीज़ पर KG। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है 44 ग्राम्स, ये कितने का मास है, कितने का वज़न है, 1 मोल का। तो यूनिट क्या होगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की या ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम्स पर मोल, पर मोल, 1 मोल का मास। ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक, ये भी याद रखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी ग्राम 1 मोल ऑफ H2O, ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल ऑफ H2O, जो कि किसके बराबर होगा 18 ग्राम्स पर मोल। ग्राम एटम 1 मोल एटम, ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम्स पर मोल। तो आपने पूरा लिंकेजेस देखी कितनी चालाकी से हमने पहले MU बनाया, फिर एवोगाड्रो नंबर बनाया, फिर MU इंटू NA को मल्टीप्लाई करके सेटिंग बिठाई कि 1 ग्राम के बराबर आया। तो ये पूरा मोल कंसेप्ट, इसीलिए हमारा कुछ सिंथेसाइज हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ कन्वर्जन देख लेंगे। किसी भी चीज़ को मोल में कन्वर्ट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के आपको निकालने हैं, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के निकालने हैं अगर आपको, ठीक है। कलर थोड़ा सा डार्क है, ठीक नहीं लग रहा, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के अगर आपको निकालने हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर। देखिए रटने की ज़रूरत ही नहीं, ये फार्मूला कैसे आया। भाई आप मार्केट जाएंगे, कहेंगे भैया
ज़रा आधा दर्जन केले दे दो, तो कितने केले देगा वो आपको? 6। ठीक, तो 6 आधा दर्जन हाफ डजन के बराबर है। आप कहेंगे हाँ सर ये क्या बोर क्यों कर रहे हैं, सब क्यों बता रहे हैं? कैसे है? 6 डिवाइडेड बाई 12 ये होता है 1/2। तो किसी भी चीज़ को आप मार्केट जाएंगे कि भाई ज़रा आज घर में ज़रा कुछ मुझको फ्रूट क्रीम बनानी है, तो ऐसा करिए कि आप मुझको ज़रा 2 दर्जन सेब दे दीजिए। तो आपको कितने सेब देगा वो? कितने देगा? 24। डजन के हिसाब से सेब मिलने हो तो 24 में 2 डजन होते हैं। कैसे पता? किसी भी चीज़ को डजन में कन्वर्ट करना हो, किसी भी नंबर को, तो आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा? 12 से। तो बस किसी भी नंबर को मोल में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मोल्स में। जैसे डजन में कन्वर्ट करना हो तो 12 से डिवाइड कर देंगे, मोल में कन्वर्ट करना हो तो इससे, अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखे हो। एक और भी फॉर्मूला है मोल निकालने का। देयर इज वन मोर फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर है गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम हो, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये फॉर्मूला देखिए। मोल्स ऐसे भी निकाले जा सकते हैं कि उसका मास ग्राम में डिवाइडेड बाय उसके 1 मोल का मास ग्राम में। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास क्या है? उसके 1 मोल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? उसके 1 मोल का मास। ठीक, ये देखिए, समझिए। आइए समझते हैं हम ये फॉर्मूला कैसे है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ये नहीं समझ में आया था जब मैंने पढ़ा था पहली बार। तो आप लाइक आई एक्सपेक्ट सर्टेन काइंड ऑफ एलाबोरेशन फ्रॉम माई टीचर, सो आई एम डूइंग दैट फॉर यू पीपल। समझते हैं हम। ठीक, सेब आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं। फ्रूट क्रीम कल रात में खाई थी, आज भी खाऊंगा, बट देखते हैं आज बनती है या नहीं। क्रीम ख़त्म हो गई होगी तो क्या कहाँ से मिलेगी? ठीक, एप्पल, सारे सेब हैं हमारे एक जैसे, सब एक जैसे हमारे सेब हैं। ठीक, बिल्कुल अलाइक हमारे सारे एक जैसे सेब हैं, और वो 300 ग्राम का है सेब। कुछ मैं आपसे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास में 36 सेब है, 36 सेब है, ठीक, तो मेरे पास में कितने दर्जन सेब है? तो आप कहेंगे सर कम ऑन, मजाक मत करिए, इतना लेक्चर लंबा हो चुका है, 1 घंटे से हम देख रहे हैं, आप बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 36/12 3 डजन एप्पल्स। बहुत अच्छी बात है। 300 ग्राम, सारे सेब एक जैसे हैं। क्वेश्चन मैं पैराफ्रेज कर दे रहा हूँ, बदल रहा हूँ, अब चेंज कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 7200 ग्राम्स ऑफ एप्पल है तो मेरे पास में कितने डजन एप्पल होंगे? वेट, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से पहले ये सवाल कीजिए। अगर मेरे पास 7200 ग्राम्स ऑफ एप्पल है तो कितने डजन एप्पल होंगे? कितने डजन होंगे? देखिए, किया जा सकता है। आप एक काम करिए, ठीक, पहले तो आइए ज़रा कॉमन सेंस से करेंगे। अरे सर देखिए, 300 ग्राम का एक सेब है, 7200 ग्राम कुल मिला के सेब है, यानी इसको आप डिवाइड कर लिए तो सर आपके पास में 24 एप्पल हो गए। मगर आपसे डजन पूछें तो 24 डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, तो सर आपके पास में 2 दर्जन सेब है। 2 दर्जन सेब है, बिल्कुल सही आंसर है, 2 दर्जन। बट आइए दूसरे स्टाइल में करें। एक सेब 300 ग्राम का है तो 1 डजन एप्पल का मास क्या होगा? आप कहेंगे एक सेब 300 ग्राम का है तो 1 डजन का क्या होगा? 12 × 300 ग्राम्स, और ये कितना हो जाएगा? 3600 ग्राम्स पर डजन। ये 1 दर्जन का मास हो गया। अब हमसे नंबर ऑफ डजन्स पूछे थे तो हम फिर क्या कर लेंगे कि गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 डजन इन ग्राम्स। तो 1 डजन का मास कितना था? 36,600 ग्राम्स पर डजन। वो डजन ऊपर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? हो गया 2 डजन। आंसर क्या हो गया? 2 डजन। तो वैसे भी आ जा रहा था, यानी 7200 डिवाइडेड बाई 1 दर्जन का मास। 1 दर्जन सेब का मास था 3600, तो कितने आ गए? 2 डजन आ गए हमारे निकल के, 2 डजन आ गए। तो
अगर आपको ये समझ में आएगा, हाँ सर ये तो समझ में आ गया, तो भाई फिर ये भी समझ लो यार, ये भी समझ लो गिवन मास इन ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वही तो क्या था, एक मोल का मास, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो क्या था, एक मोल का मास, तो ऑटोमेटिकली एक मोल निकल कर आ जाएंगे। तो दीज आर वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक, अब आइए ये कुछ हम इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस करते हैं और इसके बाद अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। पूछा गया है आपसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.68 मिलीग्राम्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक, देखिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इन ग्राम्स, ये देखिए mg का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम्स, मिली का मतलब प्रीफिक्स होता है, अभी दिखाऊंगा लेक्चर के एंड में, 10 की पावर -3 ग्राम्स, मिलीग्राम का मतलब 10 की पावर -3 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर इतने ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब दे रखा है कि सिलिकॉन का रिलेटिव मास 28 है, रिलेटिव एटॉमिक मास तो एक मोल का 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ग्राम पर मोल। तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ये लिखा हमने। तो अब ये जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो इतना आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स। ठीक, इसी सवाल को दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है, या एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बना के पूछा जा सकता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.68 मिलीग्राम्स ऑफ सिलिकॉन। एटम निकालने, देखिए पहले तो आप मोल्स निकाल लीजिए, आप कहेंगे मोल्स तो हमने निकाल लीजिए, फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइए कि नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, तो मोल्स तो मैंने निकाल लिए, मोल्स तो मैंने निकाल लिए, मोल्स तो मैंने निकाल लिए। ठीक, मोल्स तो निकाल लिए हमारे, मोल्स तो इस सवाल यहाँ से निकले हुए, x अपॉन Na, Na क्या था, एवोगैड्रो नंबर, वो इधर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ गया, यानी ये सवाल ये बन के रह गया कि जी हाँ 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन में ठीक 1.005 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स होंगे सिलिकॉन के, एटम्स होंगे सिलिकॉन के। तो ये मोल कंसेप्ट हमने शुरुआत किया है। तो उसके कुछ क्वेश्चन है, एक और ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो कि आपको ये करना रहेगा। ठीक, सो लाइक दीज आर द क्वेश्चन फॉर होमवर्क विच यू नीड टू डू। इन क्वेश्चंस को, इसको भी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर एनसीईआरटी को कैसे डील करना है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। लाइक दिस इज़ द एनसीईआरटी बुक। पहले ये हमारी बैक एक्सरसाइज कहलाती है, पीछे के क्वेश्चंस। तो इनमें से जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है पहला वाला, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 है, ये करना है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, ये करने हैं आपको, ये सवाल करने हैं। ठीक, फिर इधर क्वेश्चन हैं हमारे 1.21, 1.22, 1.26, 1.27। ठीक, ये सवाल है। 1.28, ठीक, 1.30, 1.32, 1.33। ठीक, ये सारे हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। रही बात एनसीईआरटी की थ्योरी की, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी में हमको क्या क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, ज़रा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। पहला पेज है ये हमारा, दिस द फर्स्ट पेज, इट इज़ फॉर जनरल रीडिंग। पेज नंबर 2 अगेन यू हैव टू रीड इट, कैजुअल रीडिंग। पेज नंबर 3 जनरल इन्फॉर्मेशन वाला है। पेज नंबर 4 है हमारा एनसीईआरटी का, ये सब दे रखा है, इसको भी आप पढ़िए। ठीक,
पेज नंबर 5 हमको दे रखा है क्लासिफिकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें, इनको भी आपको पढ़िए। फिर यहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं जो हमने क्लास में भी डील करी हुई थी। पेज नंबर 6 है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल एक इसको रीड करते हुए चले, और चाहें तो यहीं पे नोट्स बना लें या कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आपको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर लें यहीं पर। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो पूछें, ठीक। पेज नंबर 7 इज़ देयर, या पेज नंबर 7 है, ये भी हमारे लिए जो है वो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। पेज नंबर 8, ठीक, 8 पेज नंबर है, उसको भी जो है वो क्या कहते हैं कि आपको मतलब पढ़ना है, इसमें बेस यूनिट्स दे रखी हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 9 देखिए, मैं अभी बोल रहा था इसमें ये प्रीफिक्स हैं, यहाँ ध्यान रखना है आपको कि किसका किस में कन्वर्जन रहता है, तो इस टेबल को, इन प्रीफिक्स को एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मास, वेट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इनको एक बार रीड करिए। पेज नंबर 10, इसमें वेरियस जो यूनिट्स हैं, टेम्परेचर, ये सब हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसको आपको छोड़ देना है। अनसर्टेनिटी ये वाला पेज अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये अभी नहीं पढ़ना है, बाद में करेंगे, ठीक। ये भी अभी सब ये नहीं करना है, ये सब फिजिक्स में आएगा, डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह इधर करेंगे। यहाँ से फिर ये कुछ इलस्ट्रेशन हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाला इलस्ट्रेशन, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल। फिर यहाँ से हमारे लॉज शुरू हो जा रहे हैं, वो लॉज आपको पढ़ने हैं। ये वाला लॉ, ये अगला पेज है हमारा, यहाँ पे ये लॉ आ रहे हैं, ये पूरा पढ़ना है हमको, ठीक। फिर ये वाला पेज आ रहा है, यहाँ पर लॉज आ रहे हैं, ये सब ये लॉज हमको पढ़ने हैं, ठीक। फिर ये अगला पेज आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे लॉज आ रहे हैं, वो एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये सब आ रहा है, पढ़ना है, ठीक। फिर आप जो है उसके बाद में ये मोल स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ तक के ये आपको चीज़ें कवर करनी है। ये सारी चीज़ें आपके कवर करने के बाद में, सारी चीज़ें कवर करने के बाद में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लीज़ मुझको सेंड करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर आज का लंबा हो गया, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो 2-3 दिन क्लासेस नहीं है, तो आपको होमवर्क भी दिया है अच्छा खासा, क्लास 11 में रहते ही है। बट अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कुछ इतना वो बोझ नहीं लगेगा। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में रहिए। सारे टीचर्स आपके यहाँ पर पूरा सिस्टम सपोर्ट के लिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बैकलॉग नहीं इकट्ठा होने चाहिए दीजिए, और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू आस्क। सो विद दिस नोट आई एंड माई लेक्चर। थैंक यू।